स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। सबसे पहले तो एक जयकारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जयकारा? क्यों, कहाँ है हम लोग? तो देवरानी दाई की जय, देवरानी दाई की जय। ठीक है ना? इधर देखो आप, कितना बढ़िया है गुरलू। ठीक है ना? कढ़ाई बोलते हैं इसको, या कुल्लू भी बोलते हैं, या गुरलू भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये झाड़, अब इसमें देखो वो क्या दिख रहा है, तना उसका कुछ दिख रहा है ना, खोखला है ना वो। तो ये जो खोखलापन है ये क्यों है? तो एक मिनट थोड़ा सा बंद। ये झाड़ देखो, जंगल में सबसे गोरा झाड़ है ये, है ना? सबसे गोरा दिख रहा है नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? ये, इसको जंगल की रानी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की रानी भी बोलते हैं। ये पेड़ जो है देखो, वो देखो एक वो जो चमड़ी इसकी निकल रही है, स्किन जो है ना, पतली पतली निकल रही ना, तो ये पूरे साल में 3 बार इसका रंग बदलता है। पहले देखो हल्का पिंक दिख रहा है, वो थोड़ा सा हल्का पिंक है, गुलाबी टाइप का थोड़ा, और फिर अब देखो हरा हरा आ रहा है ये, उसके बाद फिर दूसरा कलर आएगा इसमें। ठीक है? और ये पेड़ की एक और खासियत है, ये जब जंगल में रहता है ना, तो जहाँ पर भी रहता है, जहाँ टाइगर होते हैं, टाइगर मतलब बाघ जहाँ होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपना नाखून को पैना करने के लिए इस पे चलाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है ना? तो उनके नाखून वो कड़क भी नहीं है, सॉफ्ट है, वो मुलायम हो रहता है ना उसका तना, तो ऐसे ऐसे चलाते हैं। ठीक है? इससे भी गोंद निकलता है, इससे भी गोंद निकलता है ना? दोनों से गोंद निकलता है। इसका गोंद निकालना हमने बंद कर दिया, सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? तो बताएगा जल्दी, जल्दी। छात्र केवल छात्र, क्यों बंद कर दिया? क्या था कि इसका गोंद जो है वैसे ही निकलता है, बिना काटे इसका गोंद निकलता है। किसका? धौड़े का। और इसका गोंद कैसे निकलता है? कट लगाने के बाद में। तो लोगों ने इतना काटा इसको, इतना काटा कि ये झाड़ बहुत सारे नहीं, मतलब जंगल में समाप्त होने की कगार पे आ। ठीक है ना? इसलिए सरकार ने, वन विभाग ने
इसको काटने पर और इसका गोंद निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। काटने पर कैसे कि जब हम लोग जो कूप में जंगल काटते हैं कि नहीं, काटते हैं जंगल, डिपो में ले जाते हैं लकड़ी, तो हम ये झाड़ नहीं काटते। क्यों कि ये विलुप्त होने की कगार पे। विलुप्त होना किसको बोलते हैं? समाप्त होने की कगार पे, ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं काटते। ये जो है वैसे ही गोंद देता है, इसलिए इस पर प्रतिबंधित नहीं है धावड़े पर, है ना। इसका गोंद निकलता है, बिकता है और कानूनी तौर पे भी बिकता है ये, ठीक है ना। ये इसका गोंद निकालना और बेचना भी दोनों अपराध है। अब ये आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग जो शॉर्टकट यानी कि कहीं से भी हमको, जैसे मान लीजिए हमारे घूमने फिरने के लिए पैसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग देखें ना, आपने न्यूज़ में आता है, ऐसा लगता है बाद में कि इसलिए चोरी की थी कि उनको घूमने फिरने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। तो ये शॉर्टकट मतलब जो पहले इंजेक्शन भी लगाते थे, उसका नाम है इथोपेन पैराक्वेट। पुस्तक निकाल के रखो, अब नोट कीजिए। इथोपेन पैराक्वेट नाम का इंजेक्शन इसमें लगता था पहले। और आजकल क्या करते हैं कि जो टमाटर को प्रोटेक्ट करने वाली, टमाटर को अपनी नोटबुक होता था कि जितना गोंद निकलता है उससे 4 गुना गोंद ज़्यादा निकलता है। कितना? 4 गुना 5 गुना गोंद, ठीक है ना। जैसे मान लो 100 ग्राम निकलता है तो 100 का कितना निकलेगा? 500 ग्राम, ठीक है ना, 500 ग्राम निकलेगा। अब आजकल क्या है कि वो टमाटर जल्दी सड़ता है ना, टमाटर खराब होता है ना, तो उसको मतलब जब वो झाड़ मतलब उसी में लगा रहता है, पौधों में ही लगा रहता है वो, तब क्या करते हैं उसमें एक स्प्रे करते हैं, दवाई का स्प्रे, है ना। वो दवाई जो है उसके ऊपर जब फैल जाती है तो वो सड़ता नहीं है। वही वाली दवाई का उपयोग इसमें करने लग गए। काटा और उसके बाद में ये दवाई डाल दी, ठीक है ना। कास्टिक सोडा जानते हो ना, उसका भी उपयोग इसमें करते हैं। इसमें घाव किया और डाल दिया, उससे कितना 5 गुना ज़्यादा, मतलब जो है 4-5 गुना ज़्यादा गोंद इससे निकलता है। और ये प्रैक्टिस यानी ये हाथ में बेटा, है ना, कब क्या लोग, अच्छा ये करते कौन है मालूम है? जो दवाइयाँ उपलब्ध कौन कराते हैं? जो गोंद खरीदने वाले लोग रहते हैं, है ना। जो गांव के लोग नहीं, उनको वो दवाई कौन उपलब्ध कराता है उनके लिए? जो खरीदने वाले रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, वो उनको उपलब्ध कराते हैं। तो लेकिन क्या है, वो दोनों दवाइयाँ, इथोपेन पैराक्वेट हो या फिर कास्टिक सोडा हो या फिर कौन सा वो टमाटर को प्रोटेक्ट करने वाला स्प्रे होता है वो भी, ये सारी की सारी दवाइयाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे हम लोग जब वहाँ जाएंगे ना, तो आपको वन विभाग के बहुत सारे, हमारे डिप्टी साहब के, हमारे रेंजर साहब के नंबर वहाँ पर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका ध्यान आपको रखना है। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, वो क्या है? वो दिख रहा है ना, खोखलापन दिख रहा है। खोखलेपन पर हम बात कर रहे हैं। जितने खोखले पेड़ हैं जंगल के अंदर, चाहे वो सूखे हो चाहे वो जिंदा हो, तो उनका कोई फायदा है कि नहीं है? खोखले पेड़ों का फायदा है कि नहीं है? क्या फायदा है? पक्षी रहते हैं उसमें, पक्षी रहते हैं, गिलहरियाँ भी रहती है और भी बहुत सारे जीव जंतु उसमें रहते हैं और उसमें अपने अंडे देते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तोता रहता है उसमें, और क्या रहता है? चिड़ियाएँ बहुत सारी रहती हैं, पक्षी रहते हैं, वो बढ़ाते हैं। देखिए चिड़ियाओं का, तोता या पक्षियों का और कीटों का क्या महत्व है, जो पूरी दुनिया चल रही है, ये पृथ्वी पर जितने भी जीवन चल रहे हैं उनमें क्या महत्व है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे अपन और आगे आपको बताएंगे हम। लेकिन ये खोखले वाले जो जितने भी पेड़ हैं, हम लोग जो है जब जंगल काटते हैं ना, तो ये खोखले पेड़ों को नहीं काटते। बहुत पहले 10, 12, 15, 20 साल पहले ये खोखले झाड़ों को हम, चूँकि हमारा ध्यान नहीं रहा होगा उस समय, तो हम काट लेते थे, उतना ध्यान नहीं देते थे, है ना। समझते तो थे, मालूम तो था कि इसके अंदर कौन रहता है, पक्षी रहते हैं, लेकिन उस समय इतना। लेकिन आजकल क्या हो गया कि अनिवार्य हो गया कि आपको 1 हेक्टेयर में 5 झाड़ खोखले वाले बचाना है ना। और इसी तरह से ये देखिए सूखा पेड़ दिख रहा है ना, सूखा पेड़, तो ये सूखा पेड़ कोई काम का है क्या? नहीं। कौन से काम का है? किस काम का है सूखा पेड़? किस काम का है सूखा पेड़? और किस काम का है? चलो ध्यान से और बताओ।
आपसे ही उगलवाऊंगा मैं, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। देखिए ये सूखा पेड़ जो खड़ा हुआ है ना, ये सूखे पेड़ भी जब हम जंगल काटते हैं कि नहीं, देखो जंगल हम ऐसे नहीं काटते, जंगल में अच्छे अच्छे पेड़ों को हम बचाते हैं और ख़राब पेड़ हम काटते हैं। और मोटे जो हो जाते हैं ना, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जो आगे आने वाले समय में कुछ समय में मर जाएंगे, ऐसे पेड़ों को काटते हैं, ठीक है ना। और एक ये भी बात है कि जहाँ जैसे बहुत सारा खुला है, अब ये खुला कहाँ, इधर आपने बहुत ज़्यादा ज़मीन देखी ना खुली, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कैसा भी मोटा झाड़ हो, कैसा भी झाड़ हो, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। क्यों कि उतने ही तो वहाँ तो कट गए, फिर उसके बाद में ये भी कटेगा तो पूरा खुला हो जाएगा। खुला होगा तो क्या होगा, वहाँ पर पेड़ नहीं है, इसे जंगल में या कहाँ जमीन पे, तो क्या होगा, मिट्टी कटेगी, मिट्टी बह के पानी के साथ में नदियों में नालों में आएगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जो है ऐसा नहीं। अब ये जो सूखे पेड़ों की बात हुई, इसको हम क्यों छोड़ते हैं, 1 हेक्टेयर में 4-5 पेड़ हम छोड़ देते हैं सूखे पेड़ों, जबकि इससे अगर हम काटेंगे तो अगर सागौन का है तो इससे हमको पैसा भी मिलता है ना, जलाऊ लकड़ी मिलती है अन्य पेड़ों से, लेकिन हम फिर भी इसको छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं भाई, मिट्टी कटाव नहीं, एक सबसे देखिए उसके अलावा जो है ये जो सूखे पेड़ है यानी व्रत होने वाले पेड़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे, इसके ऊपर जो है कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो इसी के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, ठीक है ना। वो नहीं बैठते हरे भरे वृक्षों पे, अब उनकी आदत में है ऐसा, तो ये बैठते हैं, बैठ के आराम करते हैं वो लोग, ठीक है ना। और अगर इसमें खोखलापन रहा तो अपना घोंसला भी बना लेते हैं। उसके अलावा इसके आजू बाजू जो छाल होती है ना, जैसे जब पूरा सूखता है तब तो छाल निकल जाती है, लेकिन जब तक के छाल होती है तो छाल के और लकड़ी के बीच में बहुत सारे कीट इसके अंदर रहते हैं और अपना जीवन पूरा वहीं का वहीं पूरा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अंडे देते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं, वो अपना वंश बढ़ाते हैं। तो ये फ़ायदा है उससे, और क्या पक्षी रहते हैं वो फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कितनी चीज़ें हमने देख ली, एक तो फावड़ा और उल्लू, फिर गोंद के बारे में जाना, कैसे लोग जो है आजकल शॉर्टकट चलते हैं, दवाई डाल के गोंद निकालते हैं। फिर उसके बाद में क्या, ये खोखले जो झाड़ होते हैं ना, इनके बारे में जाना कि क्या महत्व है इनका, और ये सूखे झाड़ों के बारे में जाना। एक और अपन चीज़ भूल गए, इसमें जो है सतपुड़िया भी रहती है और आगे वो क्या कहते हैं, कोथी रहती है, कोथी रहती है ना, मधुमक्खी रहती, छोटी कोथी, बड़ी कोथी और सतपुड़िया इसके अंदर रहती है, और शहद भी इससे बनाती है, ठीक है ना। चलिए अपन मोहन और सलाई का क्या उपयोग करते थे पहले हम, अब तो भला खैर मैरिज लॉन हो गई, सब कुछ हो गया है ना, वो परंपरा कहीं कहीं होगी, समाप्त हो गई। जब मंडप में इसकी थुनियाँ लगाते थे, इसकी और सलाई की, अब जैसे कहते हैं ना कोई भाषण देता है कि ये है ना, तो ये पहले से ये परंपरा है, मालूम है। ये जब इसकी थुनी लगती थी कि नहीं, थुनी लगाते, 4 थुनी लगती है मंडप में, 4 या 6 थुनी लगती, और वो उसमें से कम 1-2 थुनी या 5 थुनी या 6 थुनी पूरी इनकी होती थी, किसकी, मोयन की या सलाई की, ज़्यादा मोयन की। होता क्या था कि शादी को 15-20 दिन हुए और उसमें से वो पी के निकलने लगती, तो वो शादी की याद, ठीक है ना। ये परंपरा पहले से ही है, ठीक है। अपन अचार की बात कर रहे थे, अचार की यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में जितने भी गांव हैं, है ना, तो किस तक या दिसंबर तक या जनवरी तक के अपने घर में पूरा अनाज लेके आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि उसके पास रोजगार नहीं रहता। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं इधर उधर की रोजगार के लिए कोई काम हो, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले क्या हुआ करता था कि आंवला तोड़ने के बजाय हमने पेड़ काटा, वो भी शॉर्टकट है, लालच में पेड़ को काट दिया। पेड़ आजकल दिखते हैं आंवले के कहीं, जबकि यहाँ आंवला बहुत ज़्यादा था, ठीक।
उसके बाद में आंवले के बाद में क्या आता है? आंवले के बाद में क्या आएगा? नहीं, भिलवा। आप लोग गाँव वाले भाई कैसे जानना चाहिए ना, भिलवा आता था पहले। मैं देखा करता था, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। ट्रकों से बाजार में, छोटे छोटे बाजार में, वो अलग सुकरी क्या होती है, सुकरी सूखा गुदा जो सूखा होता है, उसको अपन दूध के साथ में उबाल के खाते हैं उसको, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बिकता था और ये भी रोक जाता। मार्च में महुआ आता ना, तो महुआ तो बहुत ज़्यादा अभी महुआ के पेड़ है। भिलवा भी गया, भिलवा भी बिल्कुल समाप्ति की ओर है, जबकि भिलवा भी बहुत ज़्यादा होता था, आंवला भी बहुत ज़्यादा होता था। भिलवा गया, आंवला गया, अब उसके बाद में महुआ। तो महुआ तो लोगों ने अब उसके जो भी कारण हो उसको बचा के रखा है ना। उसके बहुत सारे कारण हैं, और वो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हैं, है ना। तो उसको बचा के रखा है, और वो उसमें थोड़ा सा छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं, बीज से उग रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक। महुए के बाद में क्या आता? फिर वो छोटे छोटे झाड़ियों से कट उसके पत्ते तोड़ते हैं, वो तो जैसा का वैसा ही है, या कम भी हो रहा है वो, है ना। बड़े बड़े पेड़ जरूर कम हुए। तेंदू आ गया, ठीक है ना। अभी बटका खापा, ये देलाखारी, तामिया उस तरफ में सांगा खेड़ा वगैरह में है बहुत अच्छा। एक और बटका खापा, देलाखारी, तामिया, पतालकोट, यहाँ पर जो अचार के आंवले के झाड़ बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सब घट रहे नहीं, सफा हो गए, है ना। तो वहाँ का क्या कारण है, और वहाँ पर बढ़ क्यों रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? जो बीज से उगे हुए पौधे हैं ना, जो बीज गिरते हैं कि नहीं, उससे उगे हुए पौधे बड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी बीज गिरा तो बड़े नहीं होते। क्यों नहीं बड़े होते? मवेशी बार बार खून देती है, वहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जितने गांव हैं उनमें एका है। क्या है? एका। वहाँ पर कच्चे आंवले या कच्चे अचार नहीं तोड़े जाते। तोड़ेंगे तो वो क्वालिटी बिल्कुल खराब होगी, है ना, गुदे की भी और उसकी बीजी की भी, ठीक है ना। तो वहाँ नहीं तोड़ते, वो कच्चे झाड़ भी नहीं काटते। तो वहाँ पर एका होने के कारण क्या होता है कि वो लोग जैसे जंगल के झाड़ है, तो एक एक परिवार बांट लेता है। क्या करते हैं वो लोग? बांट लेते हैं, और बांटते हैं तो वही पेड़ों का मतलब अचार और आंवला वगैरह वो तोड़ते हैं। महुआ भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो एका कैसे है? देखिए, एका बिगड़ता कहाँ है? कैसे एका कैसे बिगड़ता है, जरा बताएं आप लोग। एका का मतलब समझे कि नहीं? एकता। एकता एकता कैसे बिगड़ती? एकता कहाँ बिगड़ती है? जैसे सरपंच के चुनाव हुए, जैसे एमएलए के चुनाव हुए, पार्टी दल, है ना, तो वो ये पार्टी का वो ये यहाँ पर बिगड़ती है ना। और आदमी ने सोच लिया कि चलो चुनाव समाप्त हुए और हमको हमारे गांव के लिए और गांव के विकास के लिए हमको एक होना है। तो तब वो फिर बहुत उनको संकल्प, मतलब ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति होना, तब जाके होता है। यहाँ पर तो हम लोग पूरा रायता फैल जाता है ना, वो हमें, इसलिए वहाँ पर झाड़ बच रहे हैं, ठीक है। अब चले अपन अचार के बाद में क्या आएगा? अचार के बाद में क्या आएगा? गुल्ली, महुए की गुल्ली आएगी। और कुछ आएगा? आम, कुसुम, आम भी बहुत सारा काट डाला हमने, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन क्या है, आजकल हमने सब कुछ काट दिया है, सब कुछ कम हो गए। जितनी वनों से या हमको खेत से जितने भी ये वनोपज, जिसको ये फल वगैरह है ना, ये सब मिलते थे कि ना, आंवला वगैरह, ये बिल्कुल हमको अब जो है बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहे, है ना। आप कभी इधर तामिया है, अंदर की बात छोड़ो, जो ऊपर में खाली हो जाते हैं, मतलब क्या होता है, पलायन कर जाते हैं। काय के लिए पलायन करते हैं वो लोग? रोजगार के लिए पलायन करते हैं ना। तो पलायन जब करते हैं वो, तो सारे परिवार को लेके जाते हैं। वो लोग कहाँ रह रहे हैं? माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कहाँ रह रही है? कोई ठीक ठिकाना नहीं। और ऐसे कोरोना आया तो फिर वही 100-100, 200-200 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये कोरोना वगैरह गया नहीं है कि फिर अभी नहीं करें तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? पलायन नहीं करें इसके लिए क्या करेंगे? ये जितने मतलब जो हमारी जो जंगल से या खेतों से मिलने वाले फल होते थे, जिनसे हमको रोजगार मिलता था, तो ये हमको बढ़ाना पड़ेगा या फिर से उगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए कि नहीं आप लोग?
चलो ऊपर जाओ जल्दी जल्दी। और ऊपर कर दीजिए ना, बस बाबा से नीचे तक क्या जाए। आवाज वहीं से बैठी। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं ना कि कैसा बन रहा है, तो वैसे ही वो भी जाती है मारा। वो आधा बना तो गई, अब उसने मान लो देखा और उसको पसंद नहीं आया, तो फिर वो क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, खारिज, है ना। फिर नर को क्या करना पड़ता है, दूसरा घोंसला बनाना पड़ता है। सही ढंग का घोंसला नहीं बना सकता तो वो घोंसला भी छोड़ देती है और उसको भी छोड़ देती है, ठीक है ना। तो ये बया मतलब बया पक्षी होते हैं, लेकिन इतना सेंस इनमें होता है, ठीक है ना अद्भुत। वो फिर वो दूसरे नर के साथ जाती है, जो लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि वो नर जो है महत्वपूर्ण। यहाँ आप लोग इधर धूप वूप थी तो आपको इसलिए छाया है, तो इसलिए यहाँ बैठा दिया आपको, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पर इधर आगे क्या देख रहे हो आप, नदी नाले दिख रहे हैं ना, और यहाँ से आपको बहुत सारे थोड़ी सी वो खाली जमीन दिख रही है आपको। यहाँ पर अगर हम लोग किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे यहाँ के कि इसमें पहले पानी कब तक रहता था, कब तक मतलब जनवरी तक रहता था कि फरवरी तक रहता था या नवंबर में सूख जाता था, है ना, तो वो बताएगा कि अभी तो पानी सूख गया ही, है ना, यानी धारा इसकी टूट गई, कहीं कहीं पानी है, ठीक है ना। और पानी अधिकांश स्थानों पर सूख गया, जो बहाव भी इसका समाप्त हो गया। तो पहले बहुत सारी नदियाँ जो जैसे पेंच नदी है, जैसे कन्हान नदी है ना, कन्हान नदी, पेंच नदी, या हमारे गांव से बहने वाली नदियाँ भी, उनमें 12 महीने पानी बहता है। ये स्थिति कब तक रही है, मेरा सब तरफ ध्यान है बेटा, है ना, अगर आप बोर हो रही हैं तो मेरे को बता देना, क्या, ठीक है ना, लेकिन ध्यान इधर तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। तो सारी नदियों में पानी 12 महीने बहेगा। ये स्थिति कब तक रही है, सन 90 तक, 90 तक रही है ऐसी स्थिति कि पानी हर नदी नालों में 12 महीने। अब जो छोटे नाले उनमें सूख जाता था, ये एक अलग चीज़ है, छोटी बहुत छोटी नदियाँ सूख जाता था, वो अलग, लेकिन पहले अधिकांश नदियों में पानी 12 महीने बहता था, ठीक है। सुन रहे हो आप लोग ऊपर वाले? तो ये पानी नदियों में और नालों में जो बहता है, और कुओं में जो पानी रहता है, नदी में नालों में ये बहता है, ये जो पानी रहता है ये आता कहाँ से? पेड़ पौधा से जड़ से रिसाव होकर जमीन में जाता है, और फिर वहाँ तो जड़ क्या पैदा करती है क्या पानी? पानी आता कहाँ से यार? चलिए पहले तो पानी कैसे गिरता है इसकी बात करने अपन, है ना। पानी कैसे गिरता है? समुद्र में, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। समुद्र में, नदियों में, नालों में, तालाबों में, डैम में जितना पानी रहता है ना, जो भी, तो सूरज की किरणों से उसकी भाप बनती है, गर्मी से भाप बनती है, और वो ऊपर उठता है, ठीक है ना, ऊपर उठता है पानी, और उसके बाद में ऊपर उड़ने के बाद में वो संघनित होता है। अब थोड़ा सा शांति के साथ में अपन देखो, बच्चे जैसे अपन कुछ करने लगते हैं ना तो उसका ध्यान उठ जाता है ना, तो इसलिए बड़ा पानी ऊपर जाता है, भाप ऊपर जाती है और संघनित होती है, बादल बन जाती है, बादल बनती है ना, ठीक है ना। बादल उस तरफ को उड़ते हैं, और पानी कहाँ गिराते हैं ज़्यादा सामान्य तौर पे। वैसे तो उटपटांग कहीं पर भी, रेगिस्तान में भी बरसात हो जाती है, कहीं पर भी हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पे कहाँ वो पानी गिराते हैं? तो वहाँ पर क्यों गिराते हैं पानी? पेड़ पौधे कहाँ उनपे क्या ऐसा चुंबक रहता है कि खींचते हैं? तो फिर क्या होता है, क्या होता है? बोलो भाई क्या होता है, क्या होता है? जोर से बोलो। पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर पानी गिरता है, वो ये बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है? ये बोल रहे हैं कि आकर्षित करते हैं, तो चुंबक तो नहीं रहता उनमें, तो क्यों, कैसे आकर्षित होता है पानी? जो क्या वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण वहाँ का
तापमान कम होता बिल्कुल सही जवाब। ये वाली चॉकलेट मैं यहाँ से इसको कैच करना। वहाँ पर क्या होता है, इधर पीछे साउंड नहीं, आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं। क्या होता है, तापमान वहाँ का, जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहाँ का तापमान कम होता है ना। और तापमान ठंडक होने के कारण जो है, जो बादल है, जो भाप है, वो पानी की बूंदों में परिवर्तित होकर वहाँ गिरती है। एक बेंगलुरु सिटी नाम सुना है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, वहाँ पर हमेशा हर साल ज़्यादा बरसात होती है। आसपास के जो एरिया है ना, उनसे सबसे ज़्यादा, क्यों कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ है। ठीक है ना, उधर पर देखा कर, यह मुझसे ठीक है ना। तो पानी कैसे गिरा? अब पानी जो गिरा रहा है, वर्षा जो करवा रहा है, कौन है? पेड़ पौधे, ठंडक है ना, तो वहीं पर पानी ज़्यादा गिर रहा है और अच्छा गिर रहा है पानी, नॉर्मल सामान गिर रहा है पानी। ठीक है, एक महत्व तो यहाँ पर पेड़ पौधों का ये है कि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ पर अब बात आ रही है कि हम नदी नालों की बहने की बात कर रहे हैं कि ये कब तक बहते हैं और कब तक बहेंगे, कुओं में कब तक पानी रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा और कब ख़त्म हो जाएगा, इस पर है ना। मान लीजिए ये आपका जंगल है, ये थोड़ा सा घना दिख रहा है ना। वो उधर आपका जंगल है, घना नहीं है, उधर बहुत घना दिख रहा है ना। उधर नीचे भी घना नहीं है, दिख रहा है नहीं। तो पानी जब गिरता है, चाहे वो तेज गति से गिरे या कम गति से गिरे, पहले क्या है, जैसे ये घना जंगल है तो कहाँ आएगा, ये पत्तियों के ऊपर आएगा ना, फिर डालियों के ऊपर आएगा, फिर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर वाष्पित होकर देखिए ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वो ऐसा तब जाता है, उससे भी जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तो जो है हमारा जो क्राउन, छत्ता है ना, छत्ता, ये जो झाड़ का छत्ता है ना, इसके पत्ती ऊपर गिरता है, फिर उसके बाद में टप टप करके जमीन में आता है। तो टप टप गिरने से क्या होता है, वो नीचे आराम से आता है ना, तो क्या होता है, जमीन सोखती है, जमीन में अंदर जाता है, जमीन सोखती है और जमीन में अंदर जाता है। तो ये पानी भी जो है उसके किनारे किनारे, ये बड़ा भ्रम है। ये जो जड़ें हैं ना, वो ऐसा नहीं कि जड़ के माध्यम से पानी जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जड़ के माध्यम से तो वो तना का जो पानी उतरता है नीचे, तो वो जमीन में आता है, वो सोख लेती, ठीक है ना। तो जड़ तो नीचे रहती है, जड़, ठीक है ना। जो पानी ऊपर वर्षा का गिरा तो उसका क्या हुआ कि उसका वेग, उसकी गति को रोका किसने, पत्तों ने और डालियों ने, और टप टप करके जमीन में गिरा है, ठीक है ना। अब जमीन में गिरा पानी तो नीचे गया। जून में बरसात चालू होती है ना, जून के महीने में चालू होती है ना, 15 जून वगैरह, 15 दिन पानी गिरा, अच्छा, तो क्या होगा, ये धरती बिल्कुल सरोवर हो जाएगी, यानी संतृप्त हो जाएगी पूरी। अब आपको यहीं से पतझड़ निकलने लगेगी, निकलती है ना पतझड़, देखते हो ना कि पहाड़ के नीचे से पतझड़ निकल रही है। तो पतझड़ क्यों निकलती है कि जितना ऊपर पहाड़ पर पानी गिरा है वो जमीन के अंदर चला गया, और वो जैसे ही धरती पूरी पानी से तर हो गई, तर बतर बोलते हैं ना जिसको, तो तर बतर हो गई, तो वो पानी तर बतर होने के बाद कहाँ पानी कहाँ जाएगा, इधर ध्यान दो आप लोग, पूछूंगा मैं, सुना है ना, ध्यान इधर चाहिए। पानी कहाँ जाएगा, धरती के अंदर, और जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो कहाँ निकलेगा, नहीं जैसे यहाँ निकल रहा है, ये नालों में जाएगा या सीधे डायरेक्ट, अगर वो उधर निकलेगी पतझड़, इसको क्या बोलते हैं, झरना, पतझड़ भी बोलते ना, झरना नहीं बोलेंगे, पतझड़ बोलेंगे, है ना। झरना तो जो नदियों में जो पानी गिरता है कि नहीं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते पतझड़, पतझड़ बोलते, पाझड़ बोलते हैं ना। और अंग्रेजी में सिपेज, जो सिपेज होकर पानी आता है वो, है ना। तो पतझड़ से जो पानी आ रहा है, तो ये पतझड़ कब तक चलेगी, 4 महीने तक के मतलब बरसात होती है ना। तो 4 महीने तक की तो पतझड़ चलते रहेगी, पानी गिरता रहेगा, उसके बाद कब बंद होगी, कितने दिनों बाद बंद होगी, कहीं 1 महीने बाद, कहीं 2 महीने बाद, किसी जगह 3 महीने बाद, किसी जगह 4 महीने बाद, किसी जगह 5 महीने बाद, किसी जगह 6 महीने बाद, ठीक है ना। वो किस पे निर्भर करेगा, जैसे कि
वो दिख रहा है आपको ऊपर, वो वहाँ पर अगर पानी गिरा है ना तो वो सीधा पानी, पेड़ पौधे नहीं है वहाँ, तो सीधा नदी में बह के आ गया और मिट्टी को उन्होंने अलग काटा और बह के आ गया, ठीक है ना। तो वहाँ का पानी, और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक और चीज़ है कि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधे पड़ रही है, सूरज की किरणें वहाँ सीधे पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। आप वो धूप में एक गिलास पानी अभी डाल के देखो और यहाँ डालो तो पानी कौन सा पहले सूखेगा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही है। मान लो पानी गिर भी गया वहाँ पर, तो एक तो पहले धरती के अंदर गया नहीं, या जितना भी गया तो वो जैसी धूप आई तो उड़ गया, भाप बन के उड़ता ना पानी। और जहाँ पर जितने, जैसे ये घने जंगल लगे, यहाँ पर भी पानी गिरा, धरती के अंदर गया, पतझड़ चालू है, पानी बंद हो गया ऊपर वाला, वर्षा वाला, तो क्या होगा उससे कि फिर वो धीरे धीरे करके जो सूरज की किरणें पड़ेंगी कम पड़ रही है तो कम वाष्पीकरण होगा, कम सूखेगा वो धीरे धीरे। जितना घना जंगल होगा वहाँ पर उतना उसका जो है सूखने की जो गति होगी वो धीमी होगी, और जितना कम घना जंगल होगा वहाँ पर सूखने की गति ज़्यादा होगी। तो पहले 1 फीट जाएगा, फिर 2 फीट जाएगा, सूखेगा 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 15, 20, 50 फीट तक के चला जाएगा, है ना। तो जहाँ जब तक के वो जितने नीचे जाएगा उतनी पतझड़ उसकी बंद होती चली जाएगी, है ना। तो कुल मिला कहने का मतलब ये हुआ कि जो बहुत ज़्यादा घने जंगल है वहाँ पर बहुत समय बाद कम से कम नीचे की पतझड़ तो रहेगी ना, जो 50 फीट 60 फीट नीचे वाली रहेगी, नीचे पानी बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, और वो पानी कहाँ जाता रहेगा, पतझड़ बन के जाता रहेगा। तो जहाँ पर घने जंगल है तो वो पतझड़ हमेशा चालू रहेगी, और वहाँ की नदी का बहाव और नालों का बहाव जब तक के पतझड़ है तब तक के चलता रहेगा। यानी जब तक पतझड़ चलेगी तब तक के जो है पानी का बहाव चलता रहेगा। एक डायलॉग है इसका, शोले का, डाले बहते रहेंगे, नदियाँ बहते रहेंगी, और जहाँ पर बहुत घने जंगल होंगे वहाँ की पतझड़ ज़्यादा दिनों तक चलेगी। तो ये जो दिख रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि ये जो रहा करता था उतना दिन नहीं रहता, ठीक है। अब इससे क्या बात पता लगी, क्या जाने आप, कि जहाँ पर जितना ज़्यादा घना जंगल होगा उतना पानी नीचे धरती के अंदर जाएगा। गाँव में आजकल क्या हो गया, शहरों में आजकल क्या हो गया कि छत का पानी नीचे धरती के अंदर उसको संग्रहण करने के लिए या नीचे चला जाए, वो पानी क्या करते हैं कि छत का पानी जैसे जो गिरता है और एक तरफ ढाल बना देते हैं, गड्ढा कर देते, सोक टैंक बोलते हैं, तो वो सोक टैंक में जाता है और उसके बाद धरती के अंदर चले जाता है, ठीक है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं कि भाई पानी का स्तर बना रहे, नलकूपों में, बोर में, बोरवेल में, सब में पानी बना रहे, नदी नालों में बना रहे, है ना। तो ये अच्छा, अब ये पानी जो है जंगल कम होने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी धाराएं बहुत सारे, कभी कभी मैं जैसे पुराने समय में मैं इधर आज से मतलब कोरोना काल के पहले अनुभूति कार्यक्रम में गया था ये करहान तरफ, उनसे मैंने पूछा था कि ये तुम्हारी नदी में पानी कम हो रहा है, पहले तो ये मतलब 1990 तक बहा करती थी लगातार, कभी पानी मतलब समाप्त ही नहीं होता था, सब धार बनी रहती थी। तो अब क्यों इसका पानी खत्म हो रहा है, क्यों धारा टूट रही है? बोले कि साहब वो तो सिंचाई होती है ना, सिंचाई में बहुत पानी हम लोग ले लेते हैं। देखिए सिंचाई कितनी भी हो, कितना भी पानी निकले, अगर आपकी पतझड़ अगर चालू है तो आपका पहले इतनी धारा रहती थी तो इतनी धारा रहेगी, लेकिन पानी का बहाव बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो पानी जो अब इससे क्या जाने अपन ने कि पानी जो नेचुरल रूप से इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के पानी को धरती के अंदर संग्रहित करना, तो ये केवल और केवल किसका काम है, पेड़ पौधों का, इसके अलावा कोई भी नहीं दूसरे, ठीक है ना। अब जैसे इधर ये खेत नहीं दिख रहे, प्लेन खेत होते ना, प्लेन गेहूँ लगे ना, प्लेन, वहाँ पानी गिरा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, प्लेन खेत है, पानी गिरा तो चूंकि क्या प्लेन है, वो समतल है, वहाँ पर पानी अंदर चला जाएगा ना। और वो जहाँ पर भी नीचा, वो बरसात के दिनों में जिस भी नाले में उसका नीचापन है तो वहाँ जाके वो पतझड़ बन के निकलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि सूरज की सीधे गिरने पड़ेगी ना, तो वो जल्दी, वहाँ पर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो जल्दी से वो भाप बन के उड़ जाएगा, 2 फीट 3 फीट 4 फीट, और जल्दी से उसकी पतझड़ खत्म। तो जंगल से या पेड़ पौधों से ही पानी
अपन लोग ये पीने ऐसे ही जो कुएं रहते ना, इनमें भी पतझड़ से ही पानी आता है। तो ये पतझड़ उनकी खत्म हो गई तो गया। आजकल होते ना, अरे पहले तो यार हमारे कुएं में पानी रहता था, अब तो सूखने लगा। तो उसका कारण केवल और केवल एकमात्र ये कि हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, तो हमारा जो भूमि का जल स्तर है वो घटता जा रहा है। ठीक है ना, ये बात यही बताओ आपको। छोटे पत्थर और फिर टकराने से नदी के बहाव में जो पत्थर टकराकर नदी के बहाव में जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं और भी तूफान आते हैं, इनमें जो चट्टानें पत्थर है वो टकराती है तो ये बारीक होती है, फूटती है, टूटती है, उसके बाद में मिट्टी बनती है। ठीक है ना। अब वो मिट्टी जो पत्थर के टकराने से बने तो वो मतलब उसको रेत कहेंगे, मिट्टी नहीं कहेंगे। बारीक भी हो गई तो भी वो रेत पत्थर का ही भाग है ना। उसमें अगर हम लोग फसल लगा दें तो क्या फसल हो जाएगी उसमें? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें खाद वगैरह या मिट्टी उर्वरक मिट्टी नहीं है उसमें। ठीक है ना। तो ये तो आपकी मिट्टी उससे बन गई, लेकिन जो खाद है, जो ह्यूमस है, वो कहाँ से आती है? या तो गोबर से। केचुए का अलग है। केचुए वो उसी के अंदर जब रहते हैं ना तो वो खाते हैं और वो निकालते हैं बिस्ता, तो वो अपने अंदर ही वो जो है ना वो मिट्टी उसको बना देते हैं। क्या खाते हैं? मिट्टी को खाते हैं। उसमें बहुत सारा पत्ती है, उसके टुकड़े टाकले रहते होंगे, उसको पीस पास के वो निकाल देते हैं, वो उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन मिट्टी को बनाने वाला कोई, मिट्टी जो बना मतलब जो उर्वरक मिट्टी होती है ना, जो खाद, एक तो जो खाद कहाँ से आती? गोबर खाद कहाँ से? जल्दी जल्दी बोले यार, बिल्कुल सरल सा है। गाय के गोबर कहाँ से आता है? चारे से, वनस्पति से, या गोबर भी वहीं से आता ना। कहाँ से आया? पेड़ पौधों से। अब मिट्टी कैसे बनती है? जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, जिसको ह्यूमस बोलते हैं अपन, या कापू मिट्टी, कापू मिट्टी जो होती है वो कैसे बनती है? बहुत सारे डैम देखे ना आपने, बह के आती है मिट्टी, डैम भरता है तो उसमें बोलते हैं कापू मिट्टी, इसको अपन अपने खोद के ले जाओ और खेत में डाल दो, बहुत अच्छी होती है वो मिट्टी कहाँ से आती है? वो भी जंगल से आती है। तो बनती कैसे है? जो ह्यूमस सारी ये खाद जो है मिट्टी, गोबर की खाद तो अलग हो गई, अब इधर ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मिट्टी कैसे बनती है? ये जो पत्तियाँ पड़ी है, ये जो डालियाँ जितनी पड़ी हुई है, बड़े बड़े टुकड़े पड़े हैं लकड़ी के, और छोटे छोटे जीव जंतु है ना, इनके सड़ने से बनती है मिट्टी। ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां पड़ी है अभी दिख रही नहीं है, ये दिख रही है यहाँ पर भी, ये अभी क्यों नहीं सड़ रही है? जल्दी बोलो। पानी नहीं है तो पानी कब गिरेगा? बरसात में। अब बरसात, अच्छा पानी क्या करता है भाई इसमें? क्या रोल है पानी का? पानी केवल और केवल पानी से कभी नहीं गलती कोई चीज़, उसमें कोई ना कोई चीज़ और दूसरी रहती है जो गलाती है उसको या सड़ाती है। तो बताओ और कोई? देखिए मैं आपको सबको, हम लोग जितने यहाँ लोग खड़े हैं, हम लोग जो है जो सड़ाते हैं ना, जो जीव है या छोटी छोटी वनस्पतियाँ, फंजाई है, कवक, हम कभी उनकी बात नहीं करते। अगर वो सड़ाने वाले जो है ना रहना तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सड़ाने वाले, अब अपन क्या जान रहे हैं कि मिट्टी चढ़ाती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। पहले हमको भी ऐसे थे हम लोग, पहले जो है आपकी थोड़ा सा हमको मतलब अनुभव से थोड़ा मतलब पता लगा कि ऐसा क्या है मिट्टी में जो है ना, क्या होता है कि आपने बोला ना कि पानी में होता है, ये जो अभी जो गर्म है, तापमान ज़्यादा है मिट्टी का, तो इस समय क्या होता है कि ये जो इसको सड़ाने वाले कौन है? एक तो सबसे पहले सड़ाती नहीं है वो दीमक, वो सड़ाती नहीं है, वो खाती है और पचा के और बाहर निकाल, वो अच्छी मिट्टी बनाती, वो सड़ाती नहीं है। सड़ाने वाले कौन है? बहुत सारे कवक जानते हो ना, फंजाई होती है जो, वो नीचे रहते हैं मतलब ज़मीन के अंदर, और वो क्या होते हैं? कवक है और बैक्टीरिया है, वो इसके नीचे रहते हैं। और गर्मी के दिनों में क्या होते हैं? वो अगर ऊपर रहेंगे तो मर जाएंगे, है ना। नीचे रहने से वो सुरक्षित रहते हैं। और
तो उस समय वो निष्क्रिय रहते हैं। जैसे ही पानी गिरता है तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। और अपना वंश भी बढ़ाते हैं वो, और ऊपर आते हैं वो, तो ये इसको भोजन के रूप में लेते हैं, सड़ाते हैं उसको, इसको पत्तियों को भी, डालियों को भी, सबको, छोटे छोटे जीव जंतु है ना, सबको सड़ाते हैं। उसके बाद में क्या बनता है, ये ह्यूमस, ह्यूमस या खाद, ये मिट्टी खाद। ये मिट्टी जो होती है ना, खाद बोलते हैं जिसको, मृदा। जब भी जंगलों में मतलब ये जो खाद बनती है तो ये कम से कम 1000 साल में इतनी मोटी होती है ना। और अगर मान लो हमने पेड़ पौधे काट दिए तो पूरी बह के 1 घंटे के अंदर पूरी नदी नालों में चली जाएगी, ठीक है ना। तो मिट्टी का मतलब जो खास जो खाद मिट्टी है, ह्यूमस है, उसको बनाने वाला कौन है, केवल और केवल वो जो नीचे के बैक्टीरिया, और वो तो है, लेकिन पत्ती डालियाँ यानी वो भी पेड़ पौधे ही, और कोई भी नहीं। अब हम क्या करते हैं कि रासायनिक खाद डालते हैं। रासायनिक खाद हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे हमारी मिट्टी क्या हो रही है, बंजर होते चली जा रही है ना। तो फिर हमको गोबर का खाद डाले, तो अब सब मवेशी नहीं है हमारे पास उतनी, गोबर का खाद भी हो रहा है उतना, ठीक है ना। तो ये जो जंगल में है सब कुछ है। अब ये जाता है, ये जंगल को तो कम से कम हम बचा के रखें। यहीं से बह के थोड़ा थोड़ा जब बहेगा तो मिट्टी जाती है, कापू मिट्टी होती है, इसी को निकालते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इससे जंगल में जो बहुत सारे जीव जंतु है, जंगल बढ़ता है तो वनस्पतियाँ भी इसमें बढ़ती है, बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे निकलते हैं, है ना। और बहुत सारे जीव जंतु भी इसके अंदर रहते हैं, निवास करते हैं, है ना। तो जो सड़ाने वाले हैं, अगर वो सड़ाने वाले अगर ख़त्म हो गए, सड़ाने वाले क्या, बैक्टीरिया, फंजाई और दीमक, ये अगर ख़त्म हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, मिट्टी बनना तो बंद हो जाएगा। और क्या होगा, अरे जंगलों में अंबार लग जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे इसके पत्तियों के। कौन सड़ाएगा उसको, या तो आग लगाओ, तो फिर आग लगाएंगे तो पराली जलती है, कितना धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, कितना प्रदूषण फैलता है। तो वो संभव ही नहीं है, ढेर लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा और जंगली जानवरों का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे अब क्या सोचा आपने इसके बारे में, ये जो नीचे सड़ाने वाले हैं ना, कितने महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे ना, है ना। तो ये मिट्टी बनाने, अब अपन ने मिट्टी बनाने की बात की, और क्या की, मिट्टी रोकने की भी बात की। जहाँ पर पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ पर ही मिट्टी, कैसे रोकते हैं मिट्टी, केदारनाथ धाम में। तो ये हादसे क्यों हुई, एक तो हम क्या, एक सीधी पहाड़ी काटते हैं, वहाँ पहाड़ी है, ऐसी पहाड़ी नहीं है, ऐसी पहाड़ी है, खड़ी पहाड़ी। तो उसमें से भी हमने रास्ते बनाए। अब वो बिल्कुल इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं रह गया, ज़रा सा भी कहीं से कुछ गिरा तो वो पूरा भसभसा के पूरा आता है। तो इनमें पेड़ पौधों का रोल मुख्य है। तो वो पेड़ पौधे कट गए, इनमें जो जड़ों से पकड़ के रखते ना, कट गए। और ये पेड़ पौधों के कटने से जो स्थिति बनी है, उसके कारण ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो ये जड़, अब देखिए कि ये हमारी ये जैसी नदी है, दिख रही ना, इसमें मिट्टी बह के आई, तो मिट्टी बह के आई तो क्या होगी, नदी उथली होगी। जैसे गंगा जी है, जमुना जी है, इनमें भी अगर मिट्टी बह के आएगी तो क्या होगी, उथली होगी। उथली होने से क्या होगा कि थोड़ी सी भी बाढ़ आई तो बाढ़ क्या होगा कि फैल जाएगा पानी। उसका फैलने से पानी क्या होगा, पूरे गांव बर्बाद हो जाएंगे, उनको नुकसान होगा, फसल को नुकसान होगा, है ना। यानी थोड़ा सा पानी गिरा और वो बाढ़ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी गहरी है ना, उथली होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी हमारे खेत है वो थोड़ा ऊंचे पे हैं, लेकिन जहाँ नीचे पे हो तो निश्चित रूप से बहेंगे, कहीं होता है हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरा क्या होगा, डोह जानते हो आप लोग, कौन जानता है डोह, नहाए के डोह में, किसने नहाया डोह, किसने नहाया। डोह किसको कहते हैं अपन, जहाँ पानी ज़्यादा होता है ना। तो नदियों में क्या है कि जगह जगह डोह बनते हैं, है ना। जैसे वो गोलाई आ गई तो वो पानी मतलब जो बहाव से आए तो वहाँ पर वो गहरा करता है, तो वो उसके कारण जो है वो अब जगह जगह डोह होते हैं, है ना। मान लीजिए मिट्टी आई, रेत आई, नदी में आ रहा ना बह के, किसके कारण आ रहा, पेड़ पौधे नहीं है। अब वो डोह भी उथले होते चल जा रहे, डोह उथले होते चल रहे। अब डोह से क्या क्या फायदे थे, डोह से जंगलों में, डोह में ज़्यादा दिन तक पानी रहता है, तो वन्य प्राणी भी पानी पीते हैं, गाँव में मवेशी भी पानी पीते हैं। और सबसे खास बात एक और है कि हमारे गांव में
स्विमिंग पूल नहीं होते। तो हम जो तैरना सीखते हैं ना वो डोह में ही सीखते हैं जाकर। तो ये डोह भी हमारे उतने हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो गांव के जितने लोग रहते हैं सामान्य तौर पे ये मतलब लोग सोचते थे कि इनको सबको तैरना आता है ना, तो नदियों के आसपास। तो ये डोह धीरे धीरे हमारे समाप्त हो गए। तो ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या क्या हो गया, मैंने क्या बताया आपको, वन्य प्राणियों को ज़्यादा दिनों तक पीने का पानी नहीं मिलेगा, मवेशी को नहीं मिलेगा, हमारे जो नहाने के तैरना सीखने के स्थान हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। और क्या होगा, बाढ़ आएगी तो पानी फैलेगा, ठीक है। मिट्टी तो अलग नुकसान होगी, मिट्टी बह के आएगी तो वो बंजर होगा ही होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर तो दिख रहा ना वो जो पहाड़ दिख रहा है, मान लो वहाँ वो खेती कितने दिन खेती करेगा वहाँ पर, कितने साल खेती करेगा। बारिश में बस मक्का लगाएगा, उसके बाद तो ऐसे ही रहेगा। कम से ज़्यादा वो 5 साल खेती करेगा, उसके बाद में मिट्टी, क्योंकि वहाँ मिट्टी को रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मिट्टी बह जाएगी और मिट्टी पूरी की पूरी ज़मीन बंजर हो जाएगी, फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो वो क्या है, उचित है क्या वहाँ पर खेती करना? बिल्कुल नहीं है। वहाँ अगर खेती करना तो वो क्या, स्टेपिंग खेती बोलते हैं ना उसको, टेरेस फार्मिंग है ना, जो सीढ़ीदार बोलते हैं जिसको, तो वो सीढ़ीदार खेती करना। अब वो सीढ़ीदार खेती के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना। तो हमको तो हमको मतलब ये फ्री का अनाज हम मांगते हैं ना, या फ्री का अनाज वो देते हैं, इसकी बजाय हमारे खेत सुधार देना। जैसे खेत हैं, पहाड़ियों पर बहुत सारे खेत हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूरा का पूरा मिट्टी बह के आ रही ना, पूरा ज़मीन में चल जा रही, पूरी ज़मीन सत्यानाश होगी, ठीक है ना। तो अपन अब यहाँ से आगे बढ़, कहाँ से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड? धुएं से। अलग अलग हम लोगों को या सब जितने प्राणी हैं कैसे कम होता है? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन। किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर और शोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? पेड़ पौधे में सबसे पहले तो पेड़ पौधा हरा होना चाहिए। कवक हरा नहीं होता, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बनाता। कवक भी पौधा है। पौधों में या वनस्पति में केवल कवक ही ऐसा है जो अपना भोजन नहीं बना पाता, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। रसायन वो जो हरा जो होता है ना, क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा, क्लोरोफिल और नीचे मिट्टी में क्या होते हैं? पोषक तत्व और खनिज होते हैं। फिर पानी, तो नीचे ये जड़ के माध्यम से पानी, मिट्टी या जो पोषक तत्व है और खनिज ऊपर आते हैं, ठीक है ना। पत्तियां हरी होती है, फिर उस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड का और शोषण करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा जहाँ पेड़ पौधे होंगे उतना ऑक्सीजन का ये उत्पादन भी होगा। ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, उसमें उत्पादन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। इसमें एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ये पीछे आप ये हरा पेड़ काहे का देख रहे हैं, शायद पलाश का है क्या, और भी बहुत सारे हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, वो जंगल में दिख रहा है ना आपको। तो ये जंगल में हो चाहे गांव में हो, जितने हरे पेड़ हैं ये हमारे लिए या पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। क्यों कि ये हरे पेड़ जिनमें ज़्यादा दिनों तक के पत्तियां रहती हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, और हरे रहते हैं तो डेफिनेटली जितने हरे रहेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ये उत्पादित करेंगी और उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगी, ठीक है ना। तो प्रदूषण भी कम करेगी, उत्पादन भी। बहुत सारे पेड़, अब ये तो जंगल में यहाँ से हम पहचान नहीं सकते कि कौन से पेड़ हरे वाले हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पीपल, बरगद, जामुन और कहुआ मतलब अर्जुन, आम और नीम, ये बहुत हरे, बहुत ज़्यादा दिन तक हरे रहने वाले पौधे है ना। इनमें पतझड़ बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता। 15 दिन 20 दिन का हुआ, उसके बाद फिर से पत्तियाँ इनमें आ जाती हैं। हमारे लिए सागौन जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
क्या होता है इसमें 5-6 महीने पत्तियाँ नहीं देती, ऑक्सीजन का उत्पादन बंद और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी बंद। ठीक है ना। बांस हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बांस अगर हम लगाते हैं तो, या बांस जहाँ पर भी रहता है वो उसी के, जैसे बांस हमारा जितना बड़ा है उतना ही आकार का पौधा है, तो उसकी अपन तुलना करेंगे उससे, तो वो 30-35% ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। कौन? बांस। स्वाभाविक है तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा वो ज़्यादा। ठीक है ना। तो बांस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कहते हैं कि भाई पीपल और ये तुलसी का पौधा ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसमें क्या है देखिए, पीपल जो होता है ना, पीपल दिन के समय में क्या करता है, अपने जो पत्ती के ऊपर जो छिद्र सरंध्र रहते हैं ना, रंध्र बोलते हैं ना, स्टोमेटा बोलते हैं जिसको, उसको जो है ये बंद कर लेता है। क्यों बंद करता है कि ज़्यादातर ये पीपल, बरगद हुआ, ये नीम हुआ, ये सब पेड़ जो है सूखे स्थानों पर ज़्यादा आते हैं, है ना। अब यहाँ पर अपन लगा दिए, यहाँ पर हो गए, एक अलग चीज़ है, लेकिन सूखे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, पानी की बचत करते हैं, है ना। तो पत्तियों को, जो पत्तियों पर स्टोमेटा होते हैं ना, तो दिन के समय में वो बंद कर लेते हैं, तो उससे क्या रुक जाता है, पानी का वाष्पीकरण, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं ना जिसको, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रुक जाता है। उसके कारण क्या होता है कि पानी बच जाता है उनका। अब लेकिन होता क्या है कि स्टोमेटा या वो सरंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, वो तो बंद हो जाते हैं, लगभग बंद हो जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कभी भी प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये जितने भी पेड़ हैं मैंने जो बताया आपको, पीपल, बरगद, ये सारे के सारे, वो करंजी, ये जितने ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं वो हमारे लिए, तो हम लोग जो है गांव में ध्यान रहे कि जब भी कोई वृक्षारोपण हो तो ऐसे पेड़ लगाएं जिनमें ज़्यादा दिनों तक पत्तियाँ हों। और पुराने ज़माने में ये कहावत भी है कि जहाँ जिस गांव में पीपल, बरगद, आम, जामुन, नीम जितने ज़्यादा होंगे वो गांव उतना ही स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना। तो ये पेड़ पौधों के बारे में, जो हरे रहने वाले पेड़ पौधे, अब ये सागौन है। सागौन जो है, पहले हम लोग क्या करते थे, जब जंगल काटा करते थे ना, तो क्या करते थे कि सागौन को हम बचा लेते थे। अच्छा जो सागौन है ना, सोचते थे कि यार इससे बाद में मोटा होगा ना तो अच्छे पैसे मिलेंगे इससे। ठीक है ना। लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ कि हमारी सोच में अंतर आया, है ना। पहले हम जानते थे, समझते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे, है ना। बाद में 2005 के बाद ध्यान दिया हमने, और ये इनको मतलब हम अगर मान लीजिए उनके साथ में जो हरे रहने वाले पेड़ हैं, देखिए अंतर देखो कितना है, मतलब समझने की बात रहती है ना, ध्यान देने वाली। तो हरे पेड़ अगर उसके साइड में है या 2-4 है तो काटने की स्थिति आती है, जैसे भीड़ भाड़ हो जाती है ना, जहाँ पर नज़दीक पेड़ हो जाते हैं तो हम काटते हैं, उसमें से निकालते हैं। तो जब काटने की स्थिति बनती है तो सबसे पहले हम सागौन काट देंगे, लेकिन हरे पेड़ों को बचा लेंगे। ठीक है ना। तो हरे पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। सागौन का केवल एक यही है कि भाई वो फर्नीचर के काम आता है, लेकिन आजकल फर्नीचर उतना महत्व नहीं है जितना कि पर्यावरण से जो प्रदूषण हटे इसका है। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात और है कि सागौन का जो पेड़ होता है ना, इसकी पत्तियाँ बहुत मोटी मोटी होती हैं। ये जब जमीन में गिरती है ना तो ये सड़ती नहीं, बहुत, जैसे मान लो पानी गिरा, ये पत्तियाँ पड़ी है तो सड़ती बहुत देर बाद है, इसको समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो नीचे क्या होता है कि छोटे छोटे जो बीज से पौधे भी निकलते, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसके नीचे बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे आने वाले रहते हैं वो नहीं निकल पाते, और कभी कभी तो हमने ये देखा है कि घास भी नहीं होती। तो जंगल में जब हम लोग इसका वृक्षारोपण करते हैं ना, आजकल वृक्षारोपण होता है ना, तो उसमें जब हम सागौन का वृक्षारोपण शुद्ध रूप से करते हैं तो उसमें हम अनिवार्य रूप से 30%, कितना 30% का मतलब 1/3, 30% दूसरे पौधे लगाते हैं। उसका कारण क्या है, यही हमारी सोच बदली और हमने ऐसा करना चालू कर दिया। ठीक है ना। तो ये हो गई पेड़ पौधों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में बात हो गई। पेड़, तो अब आप क्या बात हुई कि ऑक्सीजन केवल कौन देता है भाई, प्राणवायु केवल पेड़ पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है, पेड़ पौधे। अच्छा ये अपन जानते हैं कि जो प्रदूषण जो फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और उसके अलावा फिर और काय से, एसी वगैरह होती ना, एसी, उससे कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ठीक है ना, उससे भी बढ़ रहा है। फिर और भी बहुत सारी मीथेन गैस से बढ़ रहा है ना। जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है उसके कारण हमारे क्लाइमेट में जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है पर्यावरण में, ठीक है ना। इसके कारण और क्या हो रहा है कि जो हमारी ओजोन की परत है ना, वो भी पतली होती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। अगर वो हमारे लिए ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा कि सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं, कॉस्मेटिक किरणें, वो हमारे तक सीधी आएगी और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है ना। अब ग्रीन हाउसेस गैसें हैं तो ये क्या करती है, प्रदूषण तो फैलाती है, उसके अलावा ये हमारे जो पर्यावरण को गर्म भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में ज़्यादा है तो गर्म होगा, ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा है तो गर्म होगा, ठीक है ना। तो ये गर्म भी करती है। तो इस गर्म करने में यानी अपने पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में इनका भी बड़ा योगदान है, ठीक है। प्रदूषण तो बढ़ा ही रही है? अच्छा, एक बात और है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पौधे नहीं अवशोषित करते, ये तो बनी रहती है। और आप जब शहरों में जाके देखेंगे तो हज़ारों एसी लगे हुए हैं, हज़ारों, कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो इसको हमको कम करना नहीं, बंद करना पड़ेगा। जब हमको अगर हमारा पर्यावरण सुधारना है तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अवशोषित करने वाले, कम करने वाले तो कुछ भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर जैसे पराली जलाते हैं तो इससे प्रदूषण, पराली क्या होती है, जो गेहूं का मतलब बचा हुआ कचरा रहता है ना, उसको जलाते हैं ना, पंजाब वगैरह में जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है ना, हरियाणा में जलाते हैं, तो इसको भी कम करना पड़ेगा। पराली हमको यहाँ पर भी कभी कभी हमने देखे हैं कि खेतों में जला देते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो ये भी कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रदूषण को कम करने के उपाय हमको अपनाने पड़ेंगे। और दूसरा, पेड़ पौधों को जलाना। हमेशा जब भी आप न्यूज़ देखेंगे या पेपर में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल या कुछ ना कुछ पर्यावरण के बारे में आपको दिखाई देगा, पढ़ने में मिलेगा। कारण क्या है कि आजकल मतलब जो है इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है कि पर्यावरण हमारा कैसे होगा, ठीक है ना। तो अभी तक क्या बताया था कि अगर मान लो अपन पानी यहाँ फेंक देंगे, यहाँ फेंकेंगे धूप पे, तो वो जल्दी सूख जाएगा और छाया में नहीं सूखेगा। छाया, ये पत्ते सारा छाया करते हैं। अभी अगर मान लो खुली जमीन है, धूल है, पत्थर है, तो ये क्या होगा कि जितने हैं, जैसा जैसा धूप पड़ती है ना, इससे तापमान बढ़ रहा है, तो इससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, नाम सुना है क्या ग्लेशियर? ग्लेशियर है, बर्फ की झीलें होती है, ये ऊंचे स्थानों पर या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वहाँ पर ये ग्लेशियर होते हैं। ये ग्लेशियर, इनके मतलब जो है सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं और इनका आकार छोटा होता जा रहा है। हमारी जो गंगा जमुना जो नदियाँ हैं ना, ये ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है ना, तो इनमें पानी आता है जल्दी से। और ये बहुत सारा जो यानी जीवनदायिनी नदियाँ हैं, इनमें पानी किससे आता है, ज़्यादातर ग्लेशियर से, है ना। अब ये ग्लेशियर अगर समाप्त हो जाएंगे ना, तो ये समाप्त हो जाएगी, यानी कम पानी नहीं आएगा। तो कितनी, यानी गंगा और जमुना नदी से हमारे देश की मेरा ख्याल है कि 30% आबादी निर्भर करती है, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, ठीक है ना। और बहुत सारे जो बर्फ के पहाड़, कहाँ पाए जाते हैं बर्फ के पहाड़? वहाँ बर्फ के पहाड़ नहीं पाए जाते, वहाँ पर तो पहाड़ों पर बर्फ गिरती है ना। बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में, कहाँ, समुद्र में, है ना। तो वो भी पिघल रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो वो पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का तल बढ़ेगा। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो समुद्र के तल से 1 या 2 फीट ऊंचे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे शहर जो है डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। तापमान को कम करने वाला दुनिया में केवल और केवल पेड़ पौधे, उसके अलावा कोई नहीं कम कर सकता, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें अपन ने जानी, अपन अब क्या करें, वापस करें।